नमस्कार। सुमति अय्यर की कलम से चैनल के समस्त श्रोताओं को मेरा यानी नमिता सचान सुंदर का स्नेहिल अभिवादन। आज मैं प्रस्तुत हूँ सुमति जी की कहानी क्रॉसवर्ड लेकर। क्रॉसवर्ड कहानी है पुरुष के भावनात्मक संघर्ष की, उनकी मानसिक प्रताड़ना से बाहर आने के संघर्ष की, और एक स्त्री की कलम से पुरुष की भावनाओं की अभिव्यक्ति। चलिए सुनते हैं सुमति अय्यर की कहानी क्रॉसवर्ड। हरा समुंदर गोपी चंदर, बोल मेरी मछली कितना पानी। उसे लगा कमरे में ठहाका लगाते दोस्त उसे घेर कर घूम रहे हैं। लगातार वही का वही सवाल दोहराते हुए उनके साथ वो कमरा भी घूमने लगा है। वो जैसे उस घेरे को तोड़ाकर भागना चाहता है, पर कितनी मजबूत है उनकी पकड़। वो बदमाश होकर जुड़ी हथेलियों की जंजीर तोड़ना चाहता है। उसे लगा यह स्थिति वो पहले भी झेल चुका है, आज से ठीक 4 वर्ष पहले अंजू के चले जाने के बाद। तब भी वो इसी तरह सवालिया वृत्त में कैद भेदती नजरों को झेलता रहा था। और आज जब वो अपनी जिंदगी नए सिरे से फिर से शुरू करना चाहता है, तो ये ही व्रत, ये ही आंखें उसे परेशान करने लगी। ये व्यू तो जैसे खत्म ही नहीं होता। मजे की बात यह है कि व्यू में हर बार वो अकेला ही कैद होता है। ठहाके तेज होते चले गए हैं। यूं पार्टी भी कुछ इसी तरह की थी। ऐसी पार्टियों में तो दरअसल ऐसी ही फुहड़ता की अपेक्षा की जा सकती थी। जैसे जैसे नशा चढ़ता जा रहा था, बात बात पर ठहाके और हाथ मिलाने की नाटकीयता। उसका नशा हिरन होने लगा था, बुरी तरह उबने लगा था वो। उसे लगा पिछले हादसे ने उसे इतना निरपेक्ष और निर्मम बना दिया है कि ऐसी चहल पहल को महसूस करने की शक्ति भी जैसे भीतर ही भीतर चुप गई है। प्रीता को कब तक लाओगे? निगम ने सहसा टोक दिया। इस अप्रत्याशित प्रश्न के झटके से वो उबर पाता कि गुरमीत हंस पड़ा। कोई नई गल है निगम? जाने कितनी बार आ चुकी होगी इत्थे। सब हंस पड़े थे, एक शुक्ला को छोड़कर। हाँ एसएस, पर अब आना और बात है। सक्सेना निगम की तरफदारी करने लगा था। यही सक्सेना प्रीता की सीट पर फाइल डिस्कस के बहाने चक्कर लगाता रहा है, और वो ये बात खूब अच्छी तरह जानता है। वो कसमसाने लगा। शुक्ला ने जैसे भांप कर टोक दिया। प्लीज निगम, एम्बरेसिंग क्वेश्चंस जरूरी हैं क्या? शुक्ला की बुजुर्गियत उसे अच्छी लगी। तो नौकरी जारी रहेगी, क्यों? और नहीं तो क्या, 2 जनों की कमाई काटती है क्या? पर शादी इसलिए तो नहीं की जाएगी। बस, शुक्ला उठ खड़ा हुआ, पूरे अनर्गल वार्तालाप को विराम देता हुआ। उनके सवाल जवाब से उसे जो घबराहट होने लगी थी, वो शुक्ला की इस हरकत से कम होने लगी। हरा समुंदर। उसे लगा हथेलियों की पकड़ उतनी मजबूत नहीं है जितनी वो सोचता है। बस उसमें फेस करने की ताकत होनी चाहिए। वो भी उठ गया। दरअसल कोई भी व्यूह अभेद नहीं होता। एक एक कर सब विदा लेने लगे।
शुक्ला अंत में उतरने लगा। सब ठीक ही रहा ना? हाँ। जिंदगी ढर्रे पर आ गई। उसे याद आया शुक्ला अक्सर उसे दूसरी शुरुआत की सलाह देता रहा है, पर तब शुक्ला की सलाह बेमानी लगी थी। उसे आश्चर्य होता था कैसे सब फिर से शुरू किया जा सकता है, और वो भी उतनी ही शिद्दत के साथ। सब करते हैं, कोई तुम्हारी तरह नहीं चिपकता। शुक्ला की तरह आशु दी ने भी उसे समझाया था। हालांकि उस अतीत में ऐसा कुछ भी तो नहीं था कि उनके एहसासों के सहारे शेष जीवन गुजार दिया जाता। सच तो ये है कि उसे अब कुछ भी भिगो नहीं पाता, एकदम सूखा सा रह जाता है वो। परिस्थितियां आदमी को बदलती हैं, इसका अनुमान भी तो अब जाकर ही लगा है। कितना कुछ घट गया है इतने कम समय में। पीछे मुड़कर देखता है तो जैसे रास्ते की शुरुआत ही नहीं दिखती। कुछ नहीं रहा अब, वो विरक्त होकर कहा करता था। यार तू इंसान है कि राशन की दुकान? शुक्ला उससे छेड़ता। हो सकता है कोई ऐसी मिले जिसके साथ सचमुच शुरू करना चाहो दोबारा, पर स्टैमिना ही नहीं रहा, वो ये कहा करता था। पर आज सच कहूं मैं तो हैरान रह गया था तुम्हारे निर्णय पर। मान गए तुम में मादा है यार, शुक्ला ने दोहराया। मेरा मादा? मैं तो ठहरा निपट, अनाथ और मुफलिस। पूछने वाला भी कौन था घर पर? वो महानता के एहसास को झेलने में घबराने लगा था। वो तो है यार, कहने को ऐसे आदर्श सब रखते हैं, पर तूने उसे जीवन में उतार लिया। शुक्ला का स्वर भीग गया था किसी अपनापे के तहत। उसका भी स्वर उसे आश्वस्त कर गया। कड़वाहट के साथ मुस्कुरा दिया। आई शुड बिलीव इन माई सेल्फ नाउ। अभी तो। और वो चुप हो गया। फिर शुक्ला के कंधे पर हाथ रखता हुआ बोला, जानते हो, कभी कभी तो लगता है ऐसे आदर्श सिद्धांत के रूप में जब तक हथेलियों में कैद रहते हैं तभी तक अच्छे लगते हैं, पर उन्हें जीवन में उतार लेने के बाद वे शायद इतने सुखद नहीं रह जाते। शुक्ला ने उसका हाथ दबा दिया धीमे से। 1 मिनट उसे देखता रहा, फिर पीठ थपथपाकर उतर गया। वो देर तक दरवाजे पर खड़ा रहा। इतना थक गया था कि दरी पर लुढ़के गिलासों और बोतल को समेटने की इच्छा भी नहीं हुई उसकी। सोफे पर ही पसर गया। ठहाके अब भी गूंज रहे थे। शाम की बातों, दोस्तों के मजाक याद करते हुए उसके शरीर में जैसे झुरझुरी दौड़ गई। प्रीता का उदास पर ठहरा हुआ चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम गया। सीट पर झुकी फाइलें निपटाती हुई प्रीता, उसके प्रस्ताव पर उसे हकबकाई सी ताकती प्रीता, आंसुओं से भीगे चेहरे को हथेलियों में छिपाती प्रीता। जुड़ाव का यह बिंदु उसे इस बार सशक्त लगा जैसे पिछले 4 वर्ष इसी बिंदु की तलाश में गुजार दिए हों। प्रीता उसके दफ्तर में पिछले वर्ष नवंबर में ही तो आई थी। उसने उंगलियों का हिसाब लगाया। पूरे 11 महीने हो चुके हैं। उसे आश्चर्य हुआ किस कदर घोंगे की तरह समेट रखा था उसने अपने आप को। जिस बिंदु पर अपने को समेटा था वहां से किसी शुरुआत की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। वो अतीत मानो एक लाइन होकर, दृढ़ लाइन होकर रह गया था। उसके बाद सब जैसे चुक सा गया था। सोच भी कैसे पाता वो, जो कुछ झेला था वो कुछ बहुत सुखद तो था नहीं। उसे तो सिर्फ इतना ही बताया गया था कि विवाह अंजू की मर्जी के खिलाफ हुआ है। माँ बाप पर
बोझ बने, इससे पहले उन्होंने अपना बोझ उसके साथ बांध दिया था। अंजू के पास अपने गढ़े हुए प्रतिमान थे। उसके प्रतिमानों पर वो इतने साधारण रूप, रंग और क्लर्की के साथ खरा नहीं उतर पाया था। अंजू की बुनियादी जरूरतों में सुविधाजनक जिंदगी के वे तमाम तामझाम शामिल थे जिन्हें जुटा पाना उसके लिए आसान नहीं था। हालांकि स्वयं वो भी उसी निम्न मध्यम वर्ग की उपज थी, पर अपने अनिंद सौंदर्य के कारण वो एक ऐसा वहम पाले बैठी थी। उसका भ्रम था कि ये सौंदर्य उसे सारी सुविधाएं जुटाने में मददगार होगा, पर जब ऐसा नहीं हुआ तो वो मुखर होने लगी। उसके धैर्य और आशुदी की नसीहतों का उल्टा ही असर होने लगा। उसके लिए अंजू के साथ विवाह एक सुखद आश्चर्य था, पर अंजू के लिए जैसे विवाह एक हादसे से अधिक कुछ नहीं था। नियति का एक क्रूरतम मजाक जो उसके साथ हुआ था। उसने तो अपने को समेट लिया था, पर दूसरी ओर अंजू बिखरने लगी थी। उसे नीचा दिखाने का वो कोई अवसर हाथ से जाने नहीं देती थी। संबंध औपचारिकता का निर्वाह मात्र रह गए थे। एक ही घर में वे दो अजनबियों की तरह रहने लगे। इन तमाम स्थितियों के बावजूद साथ रहा जा सकता था, पर जैसे कोई वायरल तत्व हवा में घुल गया था। इससे पहले कि उसकी ही तरह वो भी इस संबंध से मुक्त होने के लिए छटपटाता, वो उसे झटक कर चली गई थी। साथ जिए गए 6 माह को एकदम मिटाकर। शायद अंजू ही कर सकती थी ऐसा, पर उसे आश्चर्य हुआ कि इतनी नीची सतह पर उतरकर इस कदर यातना देने की आवश्यकता उसने क्यों महसूस की थी। वे छिटक गए थे और इन 4 वर्षों में तो इतने दूर हो गए कि सारी दुनिया उनके बीच से गुजर गई। अपनी अपनी उत्सुक आंखें लिए सवालिया निगाहों को उसी ने झेला था, एकदम अकेले। पर तब शायद उसे अपना अकेलापन कतई नहीं खला था। अंजू की अनुपस्थिति के एहसास ने उसे कभी छुआ ही नहीं था। बाद में वो समझ सका कि जिसकी उपस्थिति ने उसे कोई सुख ही नहीं दिया था, उसकी अनुपस्थिति का भला क्या प्रभाव पड़ सकता है। दरअसल कुछ घर, कुछ संबंध ऐसे होते हैं जिनके भीतर रहने या जिन्हें जी लेने के बाद भी लगता है जैसे आप बाहर हैं या उन्हें कभी जिया ही नहीं। ऐसे संबंधों की याद को बचाकर रखना भी उतना ही मुश्किल होता है जितना उसे खोना। उस विगत को स्मृति के रूप में बचाने का कोई उत्साह नहीं था उसे। जिंदगी चल निकली थी और वो अकेला ही जीने लगा था। घर, दफ्तर और अकेलेपन के बीच जिंदगी की सुई चक्कर काटने लगी। कितना गलत सोचती थी आशुदी। अक्सर कहती, समुद्र की सारी लहरें वापस नहीं लौटती, पर एक लहर ऐसी होगी जो कभी नहीं लौटेगी। और वो हंस दिया था। शुरू शुरू में लोगों ने सहानुभूति दिखाई थी, वे उत्सुक भी होने लगे थे, पर वो बेअसर रहने लगा था। उसे ना तो लोगों की सहानुभूति ही छूती थी, ना ही उनकी उत्सुकता। उसे याद है, पहली बार प्रीता के सामने ही उसने अपना गुंजलक खोला था। सीधा प्रश्न किया था उसने, आपने फिर विवाह क्यों नहीं किया? उसके शब्दों को तौला था उसने। वो चीरती या उत्सुक दृष्टि कतई नहीं थी, एक लगाव भरा प्रश्न था। विगत को जान लेने के बाद की समझदारी और उससे उत्पन्न लगाव। वो मुस्कुरा भर दिया था।
ये टेनिस का खेल तो नहीं कि फाउल हो जाए और अगली गेंद जेब से निकाल ली। उसने मजाक में प्रश्न की गंभीरता को कम करना चाहा था, पर उसे लगा ये प्रश्न उसे गहरे छू गया है। अभी तो कुछ नहीं लगता। बुखार में हल्की सी कराह के प्रत्युत्तर में लगता है ये घर नहीं, दीवार मात्र खड़ी है। या फिर पहली को लिफाफे का भारीपन अकेले हाथों से झेलना पड़ता हो। तब जरूर लगता है कि कोई हो, उसने रुक कर कहा था। प्रीता ने एक अर्थ भरी दृष्टि उसकी ओर फेंक दी थी और फिजूल सी मुस्कुराहट तैर गई थी उसके होठों पर। उसकी उस चुप्पी और दृष्टि का अर्थ समझ नहीं पाया था वो। उसे ही कहाँ जान सका था वो, सिवाय इसके कि वो आकर्षक है और अकेली विमेन्स हॉस्टल में रहती है। शायद तब वो कुछ और जानना भी नहीं चाहता था। सब कुछ जान लेने के बाद भी जो कुछ जिस तरह टूटा था, उसके बाद किसी के बारे में कुछ जानने की इच्छा भी शेष हो गई थी। पर बावजूद इन तमाम सतर्कताओं और पूर्वाग्रहों के अपने भीतर के झुकाव को वो छुटला नहीं पाया था। आशुदी को लिखा था तो उन्होंने उत्तर में पृष्ठ पर चिपकी मरी तितली की तरह पिछला सब कुछ निकाल फेंकने और आसपास उड़ते रंगों को कैद करने की सलाह दी थी। तब से सब कुछ वो खुद बुनता रहा था। शुरू से ही वो उसे आकर्षित करती रही थी। वो अक्सर देर से आती। वो सेक्शन ऑफिसर हो चुका था। वो लगभग भागती हुई हड़बड़ाई सी दाखिल होती और उसकी सीट पर आकर रजिस्टर मांगती। वो चुपचाप रजिस्टर बढ़ा देता। वो रोज एक न एक कारण बताती, कभी क्रॉसिंग बंद होने का, कभी रिक्शे के ना मिलने का, कभी घड़ी के बंद हो जाने का। वो अनमने भाव से सुनता। एक दिन उसने ही पहल की थी और पूछ लिया था, आज क्या हो गया? वो झेप गई थी और अगले दिन वक्त पर हाजिर थी। उसने इस बात को नोट किया था और मुस्कुरा भर दिया था। वो भी बदले में मुस्कुराकर सीट पर चली गई थी। उसके बाद वो देर से आती थी तो कारण नहीं गिनाती थी। मुस्कुराहट की पहचान को संवाद देने में कुछ वक्त लगा था। वजह भीतर का वो सूखा हुआ स्रोत था जो अंजू की उपेक्षा की वजह से असमय ही सूख गया था। एक दिन वो लंच पर टिफिन लेकर आई थी। खाएंगे? कढ़ी लाई हूं आज, पहला संवाद था। उसने चौंक कर सिर उठाया था। ना, आदत नहीं रही, आप खा लीजिए। आदतें बदली भी तो जा सकती हैं, वो जल्दी में कह गई। उसने सिर उठाकर उसे देखा तो उसकी आंखें झुक गई थी। उसने उस दिन ही नहीं, उसके बाद अक्सर टिफिन शेयर करने लगा था वो। बात घूम फिर कर उसके अकेलेपन पर ठहरी थी और उसने वो प्रश्न किया था। क्षण भर की चुप्पी के बाद उसने सब कुछ सुना डाला था। सुना लेने के बाद हार जाने किसी चुप्पी में कैद हो गया था वो। नई शुरुआत की बात वो अक्सर पूछती। वो कैसे कहता कि कुछ प्रश्नों के उत्तर दरअसल होते ही नहीं। रात नींद में कितना कुछ हम पूछ जाते हैं, पर अंधेरे का सूनापन जैसे सब कुछ निगल जाता है। सूरज की पहली शहतीर के साथ सब अनुत्तरित ही रह जाता है। शाम अक्सर वे स्टॉप पर साथ ही जाते हैं। उसके बारे में जान लेने की व्यग्रता उसमें नहीं थी। वो जानना जरूर चाहता था, पर उसकी चुप्पा उदास आंखें उसे चुप कर देती। वो उस बिंदु पर पहुंच चुका था जहां चेहरा देखकर आकर्षण नहीं उपजता। चेहरे के आकर्षण के पीछे छिपे विष को पी लेने के बाद
अब बेहद सतर्क और संशयी होने लगा था वो। चेहरे के आकर्षण के पीछे छिपे विष को पी लेने के बाद अब बेहद सतर्क और संशयी होने लगा था वो। तुम सोच क्या रहे हो? शुक्ला ने पूछा था। मैं बात करूं? ना। परखना चाहते हो? ना। परख कर भी क्या होगा? परख कर जो किया था उसका क्या हुआ? यानी? शुक्ला ने खींचा था। अभी मैं इस पर सोचना नहीं चाहता। शुक्ला को चुप करने के बाद वो भी शांत हो गया था। उन दोनों के बीच हुए संवादों या चुप्पी के बीच ऐसा कोई अर्थ कहां पनप पाया था? वो अपने एक पक्षीय विश्लेषण के सहारे कुछ भी नहीं करना चाहता था। वे मिलते भी तो बातें उल जलूल होती। उसके तटस्थ चेहरे में कई रंग आते, पर वो नहीं जो वो ढूंढना चाहता था। पर घर लौटने के बाद अकेला घर अब काटने लगा था। कितना जी चाहने लगा था कि उसकी आवाज पर कोई दरवाजे से निकल आए। खूब याद है उसे। प्रीता लगातार 3 दिनों तक नहीं आई थी। वो छुट्टियां नहीं लेती। बिना किसी पूर्व सूचना के 3 दिनों तक उसकी अनुपस्थिति से वो चिंतित हो गया था। शुक्ला भाप गया कि उसकी इस चिंता के पीछे प्रशासनिक कारणों से अधिक कुछ और है, जिसे नाम देने से वो कतराता रहा है। फोन किया तो पता लगा पैर में मोच आई है। शाम ही वो विमेन्स हॉस्टल में था। जाहिर था उसे देखकर वो सकपका गई थी। आप? सुना था और देखने चला आया। कहला देती। उसकी आवाज भीग गई थी। वो चुपचाप छत की ओर ताकती लेटी रही। अच्छा नहीं लगा यूं आना? उसने प्रश्न उछाल दिया था। विमेन्स हॉस्टल की पाबंदियों से वो वाकिफ नहीं था, पर उसके मन की पाबंदियों को भी तो नहीं जान पाया था। उसकी चुप्पी उसे अखर गई थी। नहीं, सोचती हूं इतना प्यार, इतनी कंसर्न किसी ने दी होती तो। वो धीमे से बोली थी। वाक्य अधूरा ही रह गया। तो जिंदगी कुछ और होती। वो हंस दिया था वाक्य पूरा करते हुए। अब जो मिल रहा है वो? उसने पहला सीधा प्रश्न किया था। उतनी अपेक्षा करूं भी कैसे? वो कड़वा घूंट जैसे निकल चुकी थी। अगर मैं कहूं मैं अपेक्षा रखता हूं तो? वो रुक रुक कर बोला था। न कोई भूमिका, न कोई स्वीकृति। उसे लगा वो जो लगातार भीतर भूमिका बांधता रहा था वो सब व्यर्थ था। उसकी हथेलियों को उसने हाथ में लिया था। उसने सहसा चेहरा उठाकर कहा था, आपको पता है मैं डाइवोर्सी हूं। उसे लगा, या शायद भ्रम ही रहा हो, कोई हल्की किरच चुभ गई थी भीतर। हाथ कांप गए थे। यकीनन वो स्वयं मानकर चलता रहा था कि आदमी जीवन में निहायत रिप्लेसेबल होता है। वक्त के साथ घाव भरते हैं और आदमी निर्मम होकर विकल्प तलाश लेता है। पर यहाँ स्वयं के विकल्प बनने की बात कहीं चुभने लगी। उसका अतीत उसके लिए खतरा नहीं था। शायद वो कुछ भी नहीं लगता था, पर उसे यानी प्रीता को जो उसके सामने थी, उसके अतीत के साथ झेलना तकलीफ दे था। बिना किसी उत्तर के घर लौट आने पर भी आंसुओं से भीगा चेहरा याद आता रहा था। अपनी ही निर्मम चुप्पी पर खींच गया था। रात आंखों में काटी थी। अगली शाम वो हॉस्टल में था और प्रीता का हाथ अपने हाथ में लेकर बोला था, मैं सिर्फ संबंधों को जीना चाहता हूं, कोई प्रॉमिस नहीं चाहता, ना कोई कन्फेशन। बस सिर्फ एक जिंदगी,
एक दूसरे के लिए भी जीने वाली जिंदगी, जिसमें हम हों, हमारा कर्तव्य हो और हमारे सुख शामिल हो। प्रीता फूट पड़ी थी। सुबकियों के बीच उसने बताया था कि उसका विवाह प्रेम विवाह था। घर में सहमति नहीं थी। वो संपन्न घर का था और वो मध्यम वर्ग की लड़की थी। उससे यानी कि सपन से मिलने के बाद अपनी जिंदगी के तमाम रिश्ते बासी लगने लगे। ये तो वो आज समझ पाई है कि किसी को समझने के लिए कभी क्षणांश ही पर्याप्त होता है और कभी किसी को समझने के लिए तमाम उम्र नाकाफी होती है। तमाम रिश्तों से कटकर एक दूसरे के लिए जीवन की शुरुआत रोमांचक थी, पर जैसे जैसे दिन गुजरते गए एक एक कर सुख माइनस होते चले गए। दूसरे वर्ष के अंत में उन्हें लगा कि उनके पास एक दूसरे को देने के लिए सिर्फ शिकायतें ही शेष रह गई। उसके संस्कार गहरे थे और वो इन स्थितियों के बावजूद समझौता कर लेती, पर सपन तो जैसे निर्मम हो गया था। हवा देने में आसपास के लोगों, खासकर उसकी मां का हाथ रहा। सपन की चालाकी थी कि वो प्रीता के साथ जुड़कर भी अपने तमाम घर वालों के प्रति, खासकर अपने संपन्न पिता के प्रति प्रतिबद्धता निभाना चाहता था। पति पत्नी धर्म निभाते रहे थे, पर पहले किसी अंतरंगता नहीं रह गई थी। बाकायदे जैसे कोई शीत युद्ध सा छिड़ गया था। हर आने वाला दिन समस्या की तरह मुंह बाए खड़ा रहता था। दरअसल संपत्ति का मोह इतनी आसानी से नहीं छूटता। प्यार व्यार सब बौना हो जाता है उसके आगे। फिर तो संपत्ति में उगने वाले संबंध ही सच बनकर रह जाते हैं। जिंदगी जैसे क्रॉसवर्ड हो गई थी। सपन चाहता था कि वे ही संबंध फिट किए जाएं जिनमें हल आसानी से निकल आए। प्रीता और उसका प्यार शायद मिसफिट अक्षर हो गए थे। उसकी वजह से सारा हल गलत हो रहा था। क्रॉसवर्ड को हल करना मनोरंजक होता है, उसने हल्का करने के अंदाज में छेड़ दिया था। हाँ, शुरू में होता है, बाद में तो आदत बन जाती है। तनाव शिकायतें ना हो तो मन संबंधों में जान नहीं रह जाती, पर जब केवल तनाव शिकायतें ही रह जाएं और संबंध का पता तक न मिले, तब क्या? वो आंसुओं में तर चेहरे को पोंछने लगी थी। फिर सब जल्दी में घट गया था। उसकी नौकरी, सपन का अलग होना, उसका पुनर्विवाह। तुमने कुछ नहीं कहा? नो प्रोटेस्ट एट ऑल? नहीं, जब कुछ शेष ही नहीं रहा तो संबोधन को लेकर, संशोधन को लेकर क्या होता? Anyone should be happy and he got it. उसे निर्णय लेने में अब क्षणांश भी नहीं लगा। उसकी बर्फ सी हथेलियों को हाथ में लेकर उसने कहा था, प्रीता, कभी तुमने प्रश्न किया था ना मेरी जरूरत के विषय में? अगर मैं कहूं कि मेरी जरूरत का मात्र एक शब्दार्थ देने वाले शब्द का एहसास हो गया है तो? वो क्षण भर के लिए उसे देखती रही, फिर धीमे से हाथ छुड़ाकर बोली थी, मुझे वक्त लगेगा किसी की अपेक्षाओं के अनुरूप अपने को ढालने में। कह नहीं सकती कितना, और शायद नहीं भी लगे। वो कांपने लगी थी, होंठ थर्राने लगे थे और वो चला आया था। शुक्ला को सूचना भर दी थी और परिणाम था आज की पार्टी। पर इस पूरे सप्ताह भर में प्रीता की ओर से कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली है, ये वो जानता है। उसका देर से आना, टिफिन लाना, उलझुल बातें, सब कुछ उसी तरह चलते हैं, सिवाय खींच गया। तो क्या इस बार भी? हरा समुंदर,
उसे हथेलियां, उनकी जंजीर याद आने लगी। नहीं, इस बार वो व्यू को अकेला नहीं झेलेगा। या तो प्रीता को भी साथ होना होगा या फिर वो व्यू को भेद देगा। वो प्रीता से बात करेगा दो टूक। प्रीता की चुप्पी, तटस्थता अब वो नहीं सह सकता। यस और नो। निश्चय की आश्वस्ति के बाद वो शांत होने लगा। नींद की गिरफ्त में वो आ गया, धीमे धीमे। सुबह ही कह दिया प्रीता से, शाम 4 बजे मिलना है, उसे कुछ बातें करनी है। उसने स्वीकृति दे दी थी। आंखें उसी तरह भावहीन थी। खींच गया था वो। शाम 4 बजने की प्रतीक्षा खलने लगी। भूमिका को तैयार करता रहा दिन भर। ठीक है, प्रीता से कह देगा वो तबादले पर जा रहा है। प्रीता आना चाहे तो ठीक, वरना अकेला ही चला जाएगा। मैं तबादला ले रहा हूं। पार्क का सुनसान कोना उसे अपनी बात को जोर देने में सहायक रहा। वो चुप रही। वो लगातार घास उखाड़ता रहा। कनखियों से उसे देखता रहा। तटस्थ, भावहीन चेहरा। तुम पर कोई फर्क नहीं पड़ता ना? वो आखिर फूट पड़ा था। तुम भी व्यू में अकेला छोड़ दोगे मुझे? उसकी आंखें भर आईं। मुंह घुमा लिया। कहाँ छिपी थी इतनी कमजोरी? प्रीता फटी हुई आंखों से उसे देखती रह गई। फिर धीमे से उसका चेहरा अपनी ओर घुमाया। एक बात कहूं? मैंने कहा था ना मुझे वक्त लगेगा। अब भी वही कह रही हूं। तुम अतीत की मोहकता से नहीं जुड़े थे। तुम्हारे लिए उसे भुलाना इसलिए शायद आसान रहा। तुम्हारा अतीत रस्म रिवाज का एक अंश था, पर मैं तो पूरी शिद्दत के साथ जुड़ी थी उस अतीत से। मोह भंग भी जबरदस्त रहा। खूब महल बनाए थे, पर ये तकलीफ दे बात थी। वे रेत महल में तब्दील हो गए थे। माना कैंसरग्रस्त अंग काट दिए जाते हैं, घाव भर जाते हैं, पर निशान? तुमसे जुड़ने से पहले आश्वस्त हो लेना चाहती हूँ, कहीं कैंसर का कोई जर्म न रह गया हो। क्या तुम मुझे इतना वक्त नहीं दे सकते? वो सुबकने लगी थी। औरत को टूटने में वक्त लगता है, जुड़ने में भी वो उतना ही वक्त लेती है। वो जानता है ये बात। शाम गहराने लगी। वो दूर खेलते बच्चों को देखता रहा। वो सुबकती रही। उसने उसे आश्वस्त करने की आवश्यकता नहीं समझी। चुपचाप सिगरेट पीता रहा। चुप्पी पसर गई थी दोनों के बीच। सहसा उसने चेहरे को रगड़कर पोंछ लिया। चलें? प्रीता के स्वर में कुछ खोने की हताशा थी, पर चेहरा वैसा ही तटस्थ। अंतिम कश लेकर सिगरेट को मसल दिया। वो मुड़ा। प्रीता, अगर मैं कहूं कि मैं प्रतीक्षा के लिए तैयार हूं तब? पल भर देखती रही, एक अविश्वासपूर्ण दृष्टि से। उसके होंठ धीमे से मुस्कुराने लगे, पर अब उसकी आंखों में न वो सपन वाला रेत महल था, न ही कोई रस्मों रिवाज की औपचारिकता जिसके तहत वो अंजू से जुड़ा था। वहां सिर्फ एक आश्वस्ति थी, सिर्फ एक आश्वस्ति जिसकी उसे सख्त आवश्यकता थी। प्रीता की आंखों में जो कुछ तैर रहा था, वो शायद उसकी हथेलियों में उतर आया था, पसीज कर। विश्वस्त हाथों से प्रीता का हाथ उसने थाम लिया। नमस्कार, धन्यवाद।